बारिश से चिढ़ने वाले मायके से अच्छा एंजॉय करने वाला ससुराल। माँ, अब मैं दोबारा आपके साथ इन पार्टियों में नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? इतनी अच्छी तो थी पार्टी। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं ऐसी पार्टियों में जाना। पूजा बेटा, हम ओबराय परिवार वाले हैं और हम अमीरों का शौक होता है ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना। तभी पूजा को रास्ते में एक पानी पूरी का स्टॉल दिखाई देता है। अरे गाड़ी रोकिए ड्राइवर जी। ड्राइवर कार रोक देता है। क्या हुआ पूजा? मुझे पानी पूरी खाना है माँ, चले ना हम उस ठेले वाले के पास से पानी पूरी खाते हैं। आर यू क्रेजी? ओबराय परिवार की बहू बेटी ऐसे सड़क पर गरीबों की तरह पानी पूरी खाएंगे? नेवर। लोग क्या कहेंगे बेटा? माँ प्लीज एक बार तो मुझे खाने दीजिए पानी पूरी। आप कभी भी मुझे पानी पूरी नहीं खाने देते हो। हम अमीर लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, ऐसी सड़कों पर हम पानी पूरी नहीं खाते। थोड़े समय बाद पूजा अपनी इस अमीर माँ शीतल के साथ अपने बड़े से आलीशान बंगले घर में आती है, जहां घर में शीतल का पति हरीश, दो बेटे महेश, वरुण, बहू नेहा और हरीश की माँ शांति ये सब थी। पूजा और उसके परिवार वाले जाने माने रईस मॉडर्न ओबेरॉय परिवार वाले हैं। इतनी देर कैसे लगा दी आने में शीतल? ये आपकी नवाबजादी आज एक मामूली से ठेले वाले के पास से पानी पूरी खाने की बात कह रही थी। पूजा, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे ठेलों पर की चीजें नहीं खानी चाहिए। ये सब गरीबों की हरकतें हैं। हम अमीर लोग हैं, हमारी पर्सनैलिटी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने की है। ये सुनकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। ये पूजा भी ना हमेशा गरीबों की तरह हरकतें करती रहती है। हरीश शहर की नामी गिरामी कंपनी का मालिक है। पूरे परिवार को अपनी अमीरी और पैसों का बड़ा घमंड है। बस परिवार में अगर कोई इस अमीरी पर घमंड नहीं करता तो वो है पूजा। पूजा अपने कमरे में थी। क्यों सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं? ना मुझे घर से बाहर जाने देते, ना बाहर की कोई चीज खाने देते। अरे मुझे भी खुलकर अपना जीवन बिताना है। पूजा को कोई भी खुलकर अपना जीवन नहीं बिताने देता था। सब छोटी छोटी बातों पर उस पर रोकथाम करते थे। अगले दिन सब घर में बैठे कॉफी पी रहे थे, तभी बाहर का मौसम चेंज हो जाता है। बाहर बिजलियां कड़कने लगती हैं। अरे वाह, लगता है बारिश होने वाली है। चलो मैं बाहर जाकर बारिश में नहाती हूँ। खबरदार, जो घर से बाहर गई तो पूजा, बारिश का पानी गंदा होता है, उससे बीमारी हो जाती है। नहीं माँ, बारिश का पानी तो बहुत अच्छा होता है। पूजा, बारिश में नहाना, कीचड़ में भरना, ये हम अमीरों को आदत नहीं है। अगर तुम्हें किसी ने बाहर बारिश में नहाते देख लिया तो सब कहेंगे कि देखो इतने अमीर और ओबराय खानदान की बेटी कैसे गरीबों की तरह बारिश में नहा रही है। ये बारिश भी ना जब भी होती है चारों ओर कीचड़ हो जाता है। ये सुनकर पूजा दुखी हो जाती है। 2 दिन बाद पूजा अपने घर की छत पर खड़ी थी। आज बारिश क्यों नहीं हो रही? बचपन में कितनी नहाती थी मैं बारिश में, कितना मजा आता था। पर अब तक कोई भी मुझे बारिश में नहाने नहीं देता। सब पता नहीं क्यों मुझ पर इतनी सख्ती करते हैं। तभी सामने सड़क से पूजा की गरीब सहेली कोमल आती है। अरे कोमल, कहाँ गई थी? पूजा, अपने इलाके में जो बड़ा वाला मेला आया है ना, मैं वहाँ घूमने गई थी। वाह मेला, यार मेरा भी बहुत मन करता है मेले में जाने का, पर मुझे कोई जाने ही नहीं देता मेले में। तुझे पता है मैंने वहाँ बहुत मस्ती की। बड़े वाले झूले में बैठी, रेलगाड़ी में बैठी और वो नाव वाले झूले में भी बैठी मैं। क्या तू नाव वाले झूले में भी बैठी थी? हाँ, बड़ा खतरनाक झूला था यार वो। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी, फिर धीरे धीरे मेरा डर दूर हो गया। कितना मजा आया होगा ना वहाँ। तुझे पता है मैंने वहाँ गोलगप्पे खाए, चाट खाए, वहाँ के स्विमिंग पूल में नहाई भी मैं। बहुत मजा आया यार। कोमल, तू ना बहुत किस्मत वाली है जो तेरे परिवार वाले तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते, और एक मेरे परिवार वाले हैं जो मुझे कभी खुलकर जीने ही नहीं देते। थोड़े समय बाद पूजा घर में सोफे पर बैठी थी। पूजा, मैं पार्लर जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो, अपना मेकअप करवा लेना। नहीं भाभी, मुझे अच्छा नहीं लगता मेकअप करवाना। पूजा को अमीरों की तरह मॉडर्न लाइफ जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक शाम बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी और इस बारिश में कोमल और उसकी माँ दोनों सड़क पर नहा रहे थे। अरे वाह, बारिश। तभी पूजा भी उन दोनों के पास आकर सड़क पर बारिश में नहाने लगती है। कितना मजा आ रहा है ना कोमल। तभी शीतल बड़ा सा छाता लेकर वहां आती है। तुझे मना किया था ना मैंने कि इन गरीबों के साथ में भी दूर रहना मत। चल अंदर, इस बारिश में सारी गंदगी अपने शरीर पर लेती जा रही है। शीतल पूजा को घर में लेकर आती है। माँ, मुझे नहाने दीजिए ना बारिश में, कितना मजा आ रहा था बाहर।
चुप कर, लगता है अब तुझे इस घर से भेजने का समय आ चुका है। कुछ दिन बाद घर में पूजा की शादी की बात निकलती है। हम पूजा की शादी एक अमीर खानदान के लड़के से करवाएंगे। मेरे ये अमीर परिवार वाले मुझे कभी खुलकर जीने ही नहीं देते, हमेशा हर बात में मुझे रोकथाम करते रहते हैं। शायद हर अमीर ऐसे ही होते होंगे। नहीं नहीं, अब मैं शादी करूंगी तो एक गरीब से ही करूंगी, जहां मैं खुलकर अपना जीवन तो बिता पाऊंगी। हम जल्द से जल्द कोई अमीर लड़का देखकर पूजा की शादी करवा देंगे। माँ, मुझे एक गरीब लड़के से शादी करनी है। अब मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई इसकी वजह भी नहीं पूछेगा। अगर मेरी शादी गरीब लड़के से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर क्या था, पूजा की धमकी से डरकर सब पूजा की शादी एक गरीब लड़के दीपक से करवा देते हैं। दीपक एक छोटे से घर में अपने माता पिता उर्मिला, मदन, भाई भाभी अभय, कविता और छोटी बहन रिया के साथ रहता है। दीपक और उसके परिवार वाले गरीब मिडिल क्लास लोग हैं। शादी के दूसरे दिन, पूजा बहू, जाओ दोनों बहुएं मिलकर खाने की व्यवस्था करो। दोनों बहुएं रसोई में आकर बड़े प्यार से साथ मिलकर काम करती हैं। कुछ दिन बाद पूजा और कविता के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और एक शाम, जेठानी जी, हम पानी पूरी खाने चलते हैं ना, बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है पानी पूरी खाने का। दोनों उर्मिला के पास आते हैं। माँ जी, क्या पूजा और मैं पानी पूरी खाने जाएं? हाँ हाँ, जाओ बहू, और मजे से ढेर सारी पानी पूरी खा कर आना। भाभी, मैं भी आ रही हूँ। तीनों बाहर आते हैं और सड़क पर एक ठेले वाले के पास से पानी पूरी खाने लगते हैं। हश, अब जाकर दिल को सुकून मिला है। तभी तीनों मिलकर गपागप पानी पूरी खाते हैं और थोड़े समय बाद, अरे बस बस, मेरा तो पेट भर गया, अब और नहीं खा सकती मैं पानी पूरी। क्या पूजा, इतने में ही थक गई तू? तभी बारिश शुरू हो जाती है। जेठानी जी, रिया, चलो ना बारिश में नहाते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ चलो। तीनों तभी बारिश में भीगते हुए सड़क से नाचते गाते मस्ती मजाक करते हुए अपने घर के बाहर आते हैं और बाहर आंगन में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। नहीं नहीं जेठानी जी, पूजा भाभी, आज तो हम आपको कीचड़ से पूरा भर देंगे। तीनों इस बारिश में एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। थोड़े समय बाद वो घर आते हैं। ये क्या, अकेले अकेले बारिश में नहाकर आ गए और मुझे बुलाया भी नहीं? अरे माँ, हमने इतनी मस्ती की ना कि पूजा भाभी तो पानी के गड्ढे में ही गिर गई थी। और जेठानी जी के पैर पर गोबर लग गया था। हाँ। तुम दोनों ना अगली बार बारिश होने तो फिर मजा चखाऊंगी मैं तुम्हें। ये सावन का महीना ऐसा ही होता है, जब भी आता है अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आता है। अब तीनों जाकर अपने कपड़े चेंज करो, वरना बीमार पड़ जाओगी तुम। अब इसी तरह पूजा अपनी नंद जेठानी के साथ रोज रोज पानी पूरी चाट खाने जाने लगी और कभी कभी मेलों में भी घूमने जाने लगी। और जब जब बारिश होती थी तो हर बारिश में पूजा और उसके ससुराल वाले सब मिलकर पानी में भीगकर खूब मस्ती करते हैं। एक शाम पूजा को उसकी माँ शीतल का फोन आता है। पूजा बेटा, कैसी हो तुम? जब से शादी हुई है तुम्हारी, तब से ना तुमसे हम मिलने आए ना हमसे बात की तुमने। मैं अपने घर पर बहुत खुश हूँ माँ। बेटा, ये भी तो तुम्हारा घर है ना, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आ रही? नहीं माँ, जहाँ मेरी खुशियों पर रोकथाम की जाती थी, मुझ पर पाबंदियां लगाई जाती, वो अब मेरा घर नहीं है माँ। न वहाँ के लोग मेरे अपने हैं। मेरा असली घर मेरा ये ससुराल है माँ, और यहाँ के लोग मेरे अपने हैं जो मेरी खुशियों को पूरा करते हैं, मुझे खुश रखते हैं। मेरे मायके से भी अच्छा मेरा ससुराल है माँ। इतना कहकर पूजा कॉल कट कर देती है। उसकी बातें सुनकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। अब इसी तरह पूजा हमेशा अपने ससुराल में रहकर सबके साथ मस्ती मजाक करके खुशी खुशी खुलकर अपना जीवन बिताने लगी। खानदानी अमीर ससुराल में गरीब बहू की मुंह दिखाई। कथा, ओ कथा, कहाँ रह गई? जल्दी से आ भी जा। अब तक तो सरपंच जी के बेटी के विवाह में सब लोग भोज खाने के लिए भी जुट गए होंगे। बस आ गई माँ। कथा हल्दी कढ़ाई वाला सुंदर सा अनारकली सूट पहनकर सादगी से सज कर आती है, जिसमें उसका रूप काफी निखर रहा था। माँ बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बिटिया, ये पहनावा तुझ पर काफी जच रहा है। वैसे इस कपड़े का रंग कुछ कुछ मेरी पुरानी वाली साड़ी से मेल खा रहा है। माँ, मैंने तुम्हारी उसी पुरानी साड़ी को काटकर तो ये अनारकली सूट सिला है, और थोड़ा बहुत कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने तुम्हारी बनारसी साड़ी में से बॉर्डर काटकर जोड़ लगा दिया। दरअसल कथा के हाथों में सिलाई कढ़ाई करने का काफी ज्यादा हुनर था। कथा रंग रूप नैन नक्श से देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी,
लेकिन आज के दहेज की प्रथा से भरे साज समाज में गरीबी उसके विवाह में अड़चन बनकर खड़ी थी। पेट भरने के लिए लक्ष्मी सरपंच की पुश्तैनी हवेली में शुरू से बर्तन मांजने का काम कर रही थी। उन्हीं शादियों में कथा मेहंदी महावर लगाती थी। नमस्ते सरपंच काका। सदा खुश रहो कथा बिटिया। जाओ, सारी औरतें मेहंदी महावर चढ़ाने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रही है। जी जाती हूँ। कथा थाली में महावर मेहंदी सजाकर ले जाती है, जहां सोने की ज्वेलरी और खानदानी पहनावे में कौशल्या अपनी बहू और बेटी के साथ बैठी थी। जी आप सबको नमस्ते। आप लोगों में से पहले कौन महावर मेहंदी लगवाएगा? आपके पैर तो बिल्कुल सूने हैं, पहले आप महावर लगवा लीजिए। पत्रलेखा गरीब कथा को हीन भावना से देखते हुए इनकार जताती है। नहीं शुक्रिया, मुझे अपने पैरों में ये डार्क रेड कलर लगवाकर अपना एक्सपेंसिव पेडिक्योर खराब नहीं करना, तो मम्मी जी को लगा दो। पर एक सुहागन स्त्री का पैरों में महावर लगाने का महत्व होता है, इससे पति की लंबी उम्र होती है। बाकी आपकी इच्छा है। हे यू 2 कौड़ी की गरीब लड़की, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सरपंच जी को भी बस खर्चा बचाना था, तभी 3rd क्लास मेहंदी वाली को बुला लिया। बस पत्रलेखा बहू, तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता इस तरह से किसी का निरादर करने का। बेटी, अपनी बहू की तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। माँ जी, अपनों से बड़ों का हाथ छोटे के आगे जोड़ता हुआ अच्छा नहीं लगता, बल्कि आशीर्वाद देते अच्छा लगता है। बेटी, बड़ा ही नेक संस्कार देकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश की है। कथा का सरल सहनशील आचरण देखकर खानदानी पुश्तैनी परिवार से ताल्लुक रखने वाली कौशल्या को वो मन में जंच जाती है और पुश्तैनी हवेली लौटते ही शादी की बात छेड़ती है। माँ जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि वो 2 कौड़ी की गरीब सादी लड़की इस खानदानी परिवार की बहू बन सकती है? आपने उसका पहनावा देखा था? वैसा पहनावा तो हमारी हवेली के नौकर चाकर भी नहीं पहनती। माँ जी, रिश्ता अपनी बराबरी के खानदान में देखकर जोड़ना चाहिए। माँ, पत्रलेखा भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। कहा वो गरीब लड़की, कहा अक्षत भैया, जोड़ी भी मेल नहीं खाएगी। पत्रलेखा बहू, मैंने तय कर लिया है कि अक्षत का रिश्ता मैं वहीं करूंगी। मेरा दिल कहता है कि वो टूटे मन की लड़की मेरे घर परिवार को सदा जोड़ कर रखेगी। कल हम शगुन लेकर जा रहे हैं और मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगले दिन खानदानी शाही अंदाज में शगुन, गहने, जेवर, महंगे फल, मिठाई से सजी धजी थालियां लेकर नौकर चाकर गरीब लक्ष्मी की चौखट के बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी कौशल्या परिवार समेत गहनों में लदी हुई उतरती है। तभी पड़ोसन कमला, शीला आंख जमाकर देखने लगती हैं। शीला बहन, लक्ष्मी की लड़की को आज फिर से रिश्ते वाले देखा देखी करने आए हैं। वैसे गहने पहनावे से देखने में तो एकदम रजवाड़ी खानदान के लग रहे हैं। सारी औरतें सर से पैर तक सोने में लदी पड़ी हैं। तभी एक एक करके नौकर चाकर शगुन की थाली लेकर अंदर जाते हैं। जी नमस्ते बहन जी, मुझे आपकी कथा अपनी छोटी बहू के रूप में जज गई है। अगर आपको रिश्ता स्वीकार है तो शगुन स्वीकार कर लीजिए। अपनी गरीब बेटी के लिए इतने ऊंचे खानदान से रिश्ता आया देखकर लक्ष्मी की आंख भर आती है। बहन जी, इतने ऊंचे खानदान से भला कौन रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा? मुझे रिश्ता स्वीकार है। तब कौशल्या कथा के सिर पर चुनरी उड़ाकर हाथ में फल, मिठाई, जेवर और शादी का जोड़ा देती है। कुछ ही दिनों में कथा की धूमधाम से शादी होकर वो खानदानी अमीर ससुराल में बहू बनकर आ जाती है, जहां नौकर चाकर फूल बरसाते हुए उसका स्वागत करते हैं और पुश्तैनी तौर तरीके से उसका गृह प्रवेश होता है, जिससे जलते हुए पत्रलेखा उसे नीचा दिखाती है। वैसे देवरानी जी, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। आखिरकार अपनी गरीब झोपड़ी छोड़कर इतने अमीर खानदान घर द्वार की बहू जो बन गई हो। अपने प्रति पत्रलेखा का रूखा स्वभाव देखकर कथा असहज हो जाती है। जिठानी जी, ये सोने के जेवर और पोशाक से बढ़कर बेशकीमती परिवार का स्नेह प्रेम होता है। बिल्कुल उचित कहा तुमने छोटी बहू, परिवार से बड़ा धन और कुछ नहीं होता। चलो बहू, तुम भी जाकर आराम कर लो और कुंदन, तुम अपनी धर्मपत्नी को कमरे में ले जाओ। जी मासा, चलो यहाँ से। खुंदक खाते हुए पत्रलेखा अपने कमरे में आकर पति को भड़काती है। देखा तुमने कुंदन, तुम्हारी माँ तुम्हारे छोटे भाई और उसकी बीवी को कुछ ज्यादा ही महत्व नहीं दे रही थी। पत्रलेखा, किसी गरीब को अगर खानदानी घर परिवार मिल गया तो तुम क्यों उसकी किस्मत से चल रही हो? तुम्हारे पास कौन सा कम है? जेवर, गहने, कपड़े सब कुछ तो है। अगले दिन कथा अपने मायके से मिली हल्की साड़ी पहनकर नहा धोकर पूजा पाठ करके बावर्ची खाने में आती है। नमस्ते जिठानी जी, तुम यहाँ बावर्ची खाने में क्या करने आई हो? जिठानी जी, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है तो पहली रसोई बनाने आई हूँ।
दिखा दी ना गरीबों वाली जात। तुम्हें ये दर्जनों नौकर चाकर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? इन्हें अचार डालने के लिए रखा गया है। और अभी तुम्हारी शादी को बस एक ही दिन हुआ है, तुमने ये जॉर्जेट की 3rd क्लास साड़ी पहनी है। जिठानी जी, ये साड़ी मेरे मायके से मिली थी। माँ ने बड़े दिल से दिया था और पहली रसोई में पकवान बनाना था, इसलिए मैंने सोचा हल्की ही साड़ी ठीक रहेगी, इसीलिए पहन लिया। देवरानी जी, अब तुम एक ऊंचे और इज्जतदार खानदान की बहू हो, किसी गरीब झोपड़ी में रहने वाली साधारण सी लड़की नहीं, इसलिए अपना पहनावा चेंज करो। और ये क्या इतने हल्के टॉप्स डाल रखे हैं? तुम्हारी भारी ज्वेलरी कहाँ गई सारी की सारी? जी वो दरअसल मुझे उन जेवरात से भारीपन सा लग रहा था, इसीलिए उतार कर रख दिए। देवरानी जी, अभी तुम्हारी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है और तुम इतनी सिंपल सी बनकर रहोगी। अगर पड़ोस से कोई देखने वाला आ भी जाए तो हमारी कितनी थूथू होगी। तुम्हारे पास ढंग की साड़ी नहीं है तो मुझसे ले लो। पत्रलेखा जानबूझकर कथा का अपमान करने के लिए उसे अपने कमरे में लाती है और अपनी महंगी महंगी ड्रेस से भरी अलमारी खोल करके दिखाती है। वैसे तो ये सारे कपड़े पुराने हैं, लेकिन इसकी भी कीमत लाखों रुपए में है। एक एक ड्रेस एक्सपेंसिव है, तुम इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो, हिचकिचाओ मत। पर जिठानी जी, मैं आपके कपड़े कैसे ले सकती हूँ? ये तो आपके हैं और इन पर आपका अधिकार है। सब कुछ हड़प कर मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। पत्रलेखा ऐसा बोल रही होती है कि तभी कौशल्या कमरे में दाखिल हो जाती है। कथा बहू, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। चलो चलकर एक बार अपनी मुंह दिखाई का जोड़ा चुन लो। कथा अपनी सास के साथ नीचे हॉल में आ जाती है, जहां बरसों से उनके घर में खानदानी कपड़े लेकर आने वाले बैठे हुए थे, जो कि एक से बढ़कर एक मुंह दिखाई का जोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए कौशल्या जी, ये मुंह दिखाई का जोड़ा एकदम मॉडर्न और नए डिजाइन का आया है। बहू रानी पर यह बादामी रंग खूब खिलेगा। वैसे इस मुंह दिखाई के जोड़े का कपड़ा भी एकदम मक्खन जैसा मुलायम है और रंग भी मुझे पसंद पड़ गया है। बहू, अगर तुम्हें पसंद हो तो ले लो। उनमें से कोई सा भी एक्सपेंसिव जोड़ा कथा को पसंद नहीं आता है। माँ जी, मुझे इनमें से कोई सा भी जोड़ा पसंद नहीं आया। मुझे पुराने कपड़ों से ज्यादा जुड़ाव है। बहू, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आओ मेरे साथ। कौशल्या अपनी गरीब बहू को अपने कमरे में लाती है और पुराना सा संदूक खोलती है, जिसमें बहुत ही पुराना सा सुंदर जोड़ा रखा हुआ था, जिसे निकाल कर वो बहू को देती है। बहू, ये हमारे परिवार का पुश्तैनी जोड़ा है। इसकी चुनरी का लंबा मानो हमारी शान को दर्शाता है और ये खानदानी दौर से चलते आ रहा है। वैसे तो हमारे घर की मुंह दिखाई में बहुएं इसे ही पहनती हैं, लेकिन अंतिम बार जब तुम्हारी जेठानी की मुंह दिखाई हुई थी तो उसे ये जोड़ा जचा नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें भी नहीं दिखाया, मगर इसे सहेज कर रखा है। कथा को अपनी सास का दिया वो खानदानी मुंह दिखाई का जोड़ा काफी ज्यादा पसंद आता है। माँ जी, मुझे ऐसा ही पहनावा पसंद है। मैं अपनी मुंह दिखाई पर इसे ही पहनूंगी। पर देवरानी जी, इस बार इस मुंह दिखाई के जोड़े की हालत तो देखो। इसका कलर कितना डल है और डिजाइन कितना ओल्ड फैशन है। जिठानी जी, पुराने पहनावे हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। इंसान जितनी सादगी में सुंदर लगता है ना, उतना श्रृंगार में नहीं। कथा उस जोड़े को अपने कमरे में ले जाती है और उसमें जड़ी मोतियों को टांग कर कारीगरी करती है और अगले दिन मुंह दिखाई में वही खानदानी पहनावा पहनकर सुलह श्रृंगार करके अच्छे तरीके से तैयार होकर आती है। उसे देखते ही सभी औरतों की नजर टिक जाती है। वाह भाई वाह कौशल्या बहन, मान गए तुम्हारी गरीब बहू का मुंह दिखाई का लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। और देखो कितने अदब से घूंघट निकाल कर जोड़ा पहना है। दूर से ही संस्कार साफ झलक रहे हैं। और एक बड़ी बहू थी जिसने मुंह दिखाई से पहले ही सबको मुंह दिखा दिया था। पड़ोसन ने बातों ही बातों में पत्रलेखा के स्वभाव का उपहास उड़ाती है। इसके बाद एक एक कर सब कथा की मुंह दिखाई करती हैं और उसके पहनावे पोशाक की बढ़ चढ़कर तारीफ करती हैं। वहीं दूर खड़ी जेठानी के चेहरे पर पछतावा साफ तौर से देखा जा सकता था।